नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर। मैं हूँ सारिका सक्सेना। आज मैं आपके सामने सारिका का शो में लेकर आ रही हूँ साक्षात्कार साहित्यकार डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव का। लेकिन मैं लेकर आऊँ उससे पहले मैं उनकी एक कविता पढ़ती हूँ जो दिल को छू लेने वाली है। मत फेंको इन लपटों में मुझको बहुत ही जलता है, जो दुःख भरी कविता है, लेकिन आप पढ़िए सुनिए सॉरी। कैसे तुम इंसान हो सारे, क्यों नहीं हृदय पिघलता है, मत फेंको इन लपटों में मुझे बहुत ही जलता है। नाजों से मैं पली बहुत ही कष्ट न कोई देखा है, अपने घर की जान हूँ मैं सबकी जीवन रेखा है। पापा की मैं राजकुमारी, मैं माँ के दिल का टुकड़ा हूँ, भाई की मैं संग सहेली, दादी के आंचल का टुकड़ा हूँ। नहीं देख पाएंगे मुझको यूं झुलसी हालत में, रोएंगे वो सभी देखकर मुझको जली हालत में। कभी खरोच भी आती थी, पापा का दिल घबराता था, मम्मी चुप चुप रोती थी, भाई दिल बहलाता था। दादी की तो जान है मुझ में, कैसे वो जी पाएंगी, देख मुझे यूं अंगारों पर जीते जी मर जाएंगी। कितने प्यार से विदा किया था सबने मुझको रोकर, जितना चाहा तुम सबने उतना दिया तुम सबको। ना सह पाएंगे बेटी का गम इस कारण चुपचाप रही, कैसा सिला मिला ये मुझको हर यातना चुपके सही। मैं अभिमान मेरे बाबुल का कैसे उनका शीश झुकाती, कैसे उनसे शिकायत करती, कैसे मैके लौट में आती। इस घर को अपनाया दिल से, आप क्यों ना अपनाते मुझको, प्यार से कभी तो गले लगाते, साथ बैठे बतियाते मुझसे। अपना मान के यहाँ थी आई, सबसे मैंने प्रीति निभाई, ऐसा क्या अपराध हुआ जो ऐसी भीषण सजा है पाई। सासू माँ तुम भी तो माँ हो, कैसे मुझे जलाना चाहा, कल्पना कर अपनी बेटी को क्यों न तुम्हारा दिल घबराया। ससुर आपको पिता था माना, कभी तो दिल से अपनाते, अपनी बेटे को डीजल देते, क्यों नहीं हाथ थर्राते। तुम तो मेरे जीवन साथी, साथ मुझसे लेकर आए, किस पल इतनी दूरी आई, कस्में सारी बिसराई। चाह तो मेरी भी थी एक दिन कंधों पर तेरे जाऊं, साथ तेरे ये जीवन काटूं, अग्नि तेरे हाथों पाऊं। कभी न सोचा था कि चाहत ऐसा दिन दिखलाएगी, अग्नि तुम्ही से मिलेगी लेकिन आत्मा तक जल जाएगी। नहीं पसीजा जिनका दिल भी मेरी चित्कारों से, अब उम्मीद करूं क्या उनसे कुछ उपकारों की। क्या क्या सपने देख माँ बाप ने मुझको पाला था, ना मालूम था उनको सपनों का यूं लुट जाना था। पाई पाई जोड़ जोड़ कर दान दहेज जुटाया, ऐसी भी क्या कमी रही कि उनको ऐसा दिन दिखलाया। कितने हाथ पैर जोड़े और कितनी मिन्नतें की, नहीं पसीजा कोई भी और मेरी ये कैसी हालत की। जाने दो मुझको ऐसे घर, ऐसा न मेरा हाल करो, जीते जी मर जाएंगे वो जिनकी आंख का तारा हूँ। देखेंगे जब हाल मेरा वो हृदय टूट जाएंगे, कैसे माता पिता पुत्री को ऐसे देखने पाएंगे। करती हूँ बस एक प्रार्थना, खबर जरा कर देना, मेरे माता पिता की खातिर इतना तो कर देना। ऐसा न हो कि आंखें उनकी देख न मुझको पाए, मेरे इस खाक शरीर को उनके सुपुर्द कर देना। बहुत लंबी कविता है लेकिन मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत दिल को छू लेने वाली है। मैं भी कैसी पागल ठहरी, अब भी उम्मीद लगाए हूँ, जिसने जिंदा जला डाला उसने अब भी आस लगाए हूँ। लेती हूँ अब विदा यहाँ से, कष्ट सहा न जाता है, अपनों की यादों में अब दिल भर आता है। काश ऐसा कुछ हो जाए, वक्त पलट जाए, जी भर माँ की गोद में सू लूं, जी भर पिता का पाऊं प्यार। काश के भाई संग मैं खेलूं फिर बचपन का वो खेल, काश की फिर से सुनो कहानी गुड्डे गुड़ियों का मेल। काश की फिर कह पाऊं अपने दिल का हाल, काश बता सकूं उनको मैं यहाँ कितनी हूँ बेहाल। काश कि मैं वापस जाऊं मैं इस पिंजड़े की कैद से, काश कि फिर उड़ जाऊं मैं तितलियों की बाग में। काश कि वक्त बदल जाए तो किस्मत को भी बदल दूं मैं, अपने जीवन पुस्तक को फिर अपने ढंग से रंग दूं मैं। मिटा सकूं अध्याय स्याह ये जीवन जलता है, मत फेंको उन लपटों में मुझे बहुत जलता है, मुझको बहुत ही जलता है, मुझको बहुत ही जलता है। इतनी दर्दनाक और इतनी दुख भरी कविता लिखने वाली लेखिका साहित्यकार डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव को हम अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शैलजा। जी धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी सुंदर कविता आपने लिखी है जो दिल को छू जाने वाली है, और न जाने मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन इस कविता को जितने लोग भी सुन रहे हैं या सुनेंगे उनकी आंखों से आंसू निश्चित ही आएंगे। कहाँ से ये आपने कविता लिख दी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपका साहित्य पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, लेकिन कभी ये कविता नहीं पढ़ी, आज मेरी नजरों के सामने आई। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, बहुत बहुत अच्छी लिखी है। थैंक यू दीदी। कम लिखती हूँ मैं कविता, बहुत पहले थोड़ा बहुत लिखती थी, मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता। बाकी हाँ उपन्यास भी लिखती हूँ मैं।
हाँ, लेकिन बहुत अच्छी कविता लिखी है और बहुत दिल छूने वाली कविता है। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला से। जल्दी-जल्दी लोग जुड़ जाइए और कमेंट्स करिए। डॉक्टर शैलजा जी से कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो पूछिए आप। आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और एक साथ में आप एक साहित्यकार हैं। किस रूप में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा परिभाषित करेंगी? हाँ देखिए, होम्योपैथिक डॉक्टर तो मैं बाय एजुकेशन, बाय प्रोफेशन हूँ ही, और जी, उसमें मैंने काम भी किया, पढ़ाई की, उसके बाद जॉब भी किया, बट जी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते फिर मैंने छोड़ दिया। और हुँ, अभी 2-3 साल से तो लगातार सिर्फ लेखन ही चल रहा है, और हुँ, दोबारा से जॉइन करने का हो ही नहीं पा रहा है। तो अभी हाल-फिलहाल तो लेखक ही हूँ, बाकी होम्योपैथी है साथ में, वो तो जो एक बार आपने सीख लिया वो आप कभी भूलते नहीं हो। बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा अगेन स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य से कब परिचय हुआ? कब और कैसे आपने लिखना शुरू किया? लिखती तो मैं बहुत पहले से थी। हुँ, कहना चाहिए कॉलेज टाइम से या उसके पहले से भी लिखती थी, बट तब तक सिर्फ मेरी डायरीज में ही रहता था। हुँ, मैं पहले लिखती थी, फिर मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में भी आर्टिकल्स देती थी, स्टोरीज देती थी, हुँ, बट प्रॉपर तरीके में जो शुरू हुआ, ये मेरा प्रतिलिपि से शुरू हुआ। जी, फेसबुक पर मैं प्रतिलिपि की स्टोरीज पढ़ती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने उधर एक दिन मेरा अकाउंट बना दिया, उन्होंने ही बनाया था, मैं तो सिर्फ रीड करती थी। जी। उस टाइम पे मैं मॉम्स प्रेसो में शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, लव कथाएं। हुँ, हुँ, लॉन्ग हुँ। स्टोरी मैंने नहीं शुरू की थी, तो वो जब प्रतिलिपि पर मेरे हस्बैंड ने मेरा अकाउंट बनाया, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया। शायद 2019-20 की बात होगी। हुँ, हम्म। कोविड टाइम पे जब हाँ, हुआ उस टाइम। लॉकडाउन। जी। बिल्कुल। कह सकते हैं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ना होता, तो हम्म। शायद सबकी कविताएँ, कहानियाँ डायरी में रह जाती। बिल्कुल। बिल्कुल। आप तक आपकी जो अब तक प्रकाशित कुल रचनाएँ हैं प्रतिलिपि ऐप पर, 40 रचनाएँ जिसमें आपने कविता भी लिखी है, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी, सबसे ज़्यादा किसमें मज़ा आता है आपको लिखने में? सबसे मैं मतलब कविता तो ज्यादा नहीं लिखती हूँ, वो हुँ, तो एक फीलिंग्स है, मतलब भाव कभी आ गया तो लिख दिया, उसी टाइम पे लिख दिया। हुँ, बाकी मैं ज्यादातर कहानियां और उपन्यास ही लिखती हूँ, और मुझे उपन्यास में सबसे ज्यादा मजा आता है। कहानी को मतलब कई बार मैं जो भी भाव हैं उनको मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं समेट पाती, तो मुझे हुँ, उपन्यास ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी लघु कथाएं भी बहुत हैं मेरी, लगभग हुँ, 35 या 40 लघु कथा का की एक सीरीज तो प्रतिलिपि के पास ही है, वो भी प्रीमियम बिल्कुल। में मिली है। अभी आपकी प्रोफ़ाइल खंगाल रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई जो हमारी आँखों से अभी तक ओझल थी और अब मैं आपकी कहानियाँ पढ़ूँगी। आपकी जो रनिंग कहानी चल रही है, लगी तुमसे मन की लगन, जो पाठकों को बहुत पसंद आ रही है और इस कहानी में आपने एक फ़ौजी के परिवार को दर्शाया और साथ में विवाह का जो अंतर है, एक पेयर्स में जो 8 साल, 10 साल का गैप है, उसमें सामंजस्य बैठाना और बिना फिज़िकल रिलेशन के, मेंटली इतना ज़्यादा रिलेशन कि एक लड़की पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के नाम कर देती। तो कैसे ये विचार आया आपको ये कहानी लिखने का और कहाँ से प्रेरणा मिली? और साथ एक प्रश्न ये भी है कि फ़ौजी के परिवार को इतना अंदर गहराई तक देखने के लिए एक फ़ौजी के परिवार से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप किसी फ़ौजी परिवार से हैं या कैसे लिखा आपने? नहीं, नहीं, मैं फ़ौजी परिवार से नहीं हूँ, यहाँ तक हुँ, कि मेरे रिश्तेदारों में भी कोई फ़ौजी नहीं है अभी तक। हुँ, हुँ, और जहाँ तक इसकी लिखने परिवार की लिखने की बात है, तो मैंने फ़ौजी की कई स्टोरीज़ पढ़ी हैं, बट हुँ, अभी तक ज़्यादातर जो स्टोरीज़ मैंने पढ़ी, कहानियाँ जो भी पढ़ी, उनमें फ़ोकस हुँ, फ़ौजी की लाइफ़ पर ज़्यादा होता था, मतलब उनके हुँ, जीवन पर फ़ोकस होता था। यहाँ हुँ, मैंने कोशिश की थी कि उनकी फैमिली जब वो नहीं होते हैं, जब वो बॉर्डर पर हुँ, होते हैं या शहीद हो हुँ, जाते हैं, तो उनके परिवार किस तरीके से क्या-क्या परेशानियों को का सामना करते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हुँ, उस पे फ़ोकस करके लिखूँ, और उसी के हिसाब से मैंने इसका प्लॉट बनाया। और ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐज गैप और ये सब मतलब हुँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। मतलब हम लोगों के यहाँ इंडियंस कल्चर में अब 7-8 साल, 9 साल का गैप हस्बैंड-वाइफ में कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हाँ, 10-10 साल का अंतर रहता है, हाँ, गैप पर देखा है मैंने। हाँ, तो तो ऐसे कोई। बहुत अच्छी और मतलब इतनी हार्ट टचिंग है, कई बार आपने बहुत रुलाया भी है इस कहानी में। अ, जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा मतलब टची हो जाएगी। मुझे हुँ, लिखने में भी कई बार बहुत तकलीफ होती है उसको। कुछ पार्ट्स हुँ, ऐसे हैं जिनको लिखने में मुझे मैंने टाइम लिया। मैंने बोला भी पाठकों से कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसको लिखने के लिए। जी। और बाकी प्लॉट बहुत पहले से था मेरे दिमाग में, अब जब टाइम मिला तो शुरू कर दिया। बिल्कुल और जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।
अभी हाल ही में आपकी एक कहानी खत्म हुई है, साथी हमराही मेरी राहों का। ये जो उपन्यास आपका खत्म हुआ है, इसमें आपने अंग बेचने के जो धंधा है, बिजनेस है, उसको बहुत डीपली दिखाया है और साथ में एक मानसिक रूप से कैसे एक लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी कहानियों के दिमाग में कहाँ से प्रेरणा आई आपको? ये मैंने साथी, अगर जिसने भी पढ़ी है साथी उनको पता होगा, मैंने साथी में एक दो जगह बताया भी है। ये कहानी मतलब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये कहानी तो मतलब कहना चाहिए मैंने देखी है। ये जो मानसिक प्रताड़ना के कारण जो मेंटल केस हो जाते हैं, लोग मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, ये केस मैंने अपने गांव में अपने पड़ोस में देखा था। बेस मैंने वहीं से लिया है, बाकी स्टोरी फिर पूरी अलग से लिखी। ये बात मैंने स्टोरी में भी लिखी, बताई है। हाँ, ये आपने बताई है स्टोरी में। मैंने बताया और है इस बात को। जी, बिल्कुल। और हो सकता हो कि आपकी इस कहानी के माध्यम से शायद किसी को प्रेरणा मिले और इस तरह की चीजें ना हो आगे। एक कहानी आपकी शॉर्ट स्टोरी थी, शायद किसी प्रतियोगिता के लिए लिखी गई है, 8वां वचन। हाँ जी। तो हाँ। बहुत अच्छी कहानी थी कि एक इंसान अगर मर रहा है तो जाते जाते अपनी वाइफ की दूसरी शादी करा जाता है। ये 8वां वचन किस तरह से दिमाग में आया आपके? ये स्टोरी दीदी मतलब अभी की लिखी हुई नहीं है। जब मैं कहीं भी नहीं लिखती थी, किसी 3-4 साल पहले मैं मोम्स प्रेसो में भी नहीं लिखती थी, तब की बात है। तो मैंने लिखी थी, ये शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लिखी थी मैंने इसको। आया था बस ऐसे ही दिमाग में, ऐसा इस टाइप की चीजें मतलब रियल में होती नहीं है। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता है कि वो ऐसा करे। हाँ, विधवा विवाह होते हैं हमारे यहाँ, बट शादी मतलब जाने से, किसी की डेथ से पहले ही वो अपनी वाइफ के लिए अरेंजमेंट करके जाए, इतना मतलब खुलापन अभी हमारे समाज में नहीं है। तो ये मैंने लिखी थी, बट क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मुझे लगा कि मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसको, तो मैंने उसको प्रकाशित नहीं की थी, डायरी में लिखी थी। मेरी इस बार प्रतियोगिता आई थी प्यार की अनोखी कहानी, इसमें में, तो उसमें मैंने सोचा कि अनोखी लिखनी है तो कुछ अनोखी कहानी लिखती हूँ। उसके फिर मैंने उसको थोड़ा लॉन्ग करके, क्योंकि वहाँ कुछ था कि 12-14 चैप्टर्स मिनिमम होने हैं, तो मैंने उसको फिर लॉन्ग फॉर्म में करके लिख दिया था। बाकी वो शॉर्ट स्टोरी लिख के रखी थी मैंने। लेकिन बहुत अच्छी हो सकता हो कि शायद किसी एक के भी मन में ये विचार है कि अगर ऐसी परिस्थिति ना किसी के साथ पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो इस पे सोचा जा सकता है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, जो आप सीजन 2 में कहानी ला रही हैं, सीजन 1 से ये कितना डिफरेंट है सीजन 2? सीजन 1 से टोटली डिफरेंट है, सिर्फ कैरेक्टर्स वो लिए हैं मैंने। अच्छा। होता क्या है कि पाठक कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, नाम से। जो भी अभी अगर मैं लगी तुमसे मन की लगन का सीजन 2 लाऊं, तो लोग स्टोरी से ज्यादा, क्योंकि वो ऋतुराज और सुहाना से इतना ज्यादा अटैच हैं कि वो चाहेंगे कि उसका सीजन 2 आए। बस वही सीजन 2 में पहली स्टोरी का कुछ भी नहीं है। अच्छा, टोटली स्टोरी है, मतलब सिर्फ कैरेक्टर वो वाले लिए हैं, बाकी प्लॉट अलग है, स्टोरी अलग है, सब कुछ अलग है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखा गया है कि ज्यादातर लेखक जो होते हैं वो सीजन 2 लाते हैं हर कहानी में, जो लाते हैं, तो ऐसा क्या है कि कहानी के प्लॉट अलग नहीं होते हैं या टाइटल अलग नहीं होते हैं, या जैसा कि आपने कहा कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, क्या कारण होता है? अधिकांशतः ये देखा गया कि सीजन 2 ला रहे हैं। नहीं, सीजन 2 2 तरीके से लाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी तक 2 सीरीज मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 है। वो स्टोरी एक ही है, मतलब मैंने कैरेक्टर कई बार ज्यादा हो जाते हैं, और मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं कि 50 घंटे 60 घंटे ये मैं कर नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि इस टाइप की मैं खुद अवॉइड करती हूँ पढ़ने की, बहुत लंबी है तो मैं उसको सोचती हूँ कि जब फ्री होंगी तब पढ़ूंगी। तो अगर कोई 60 घंटे का प्लॉट है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि 20-20 घंटे के 3 सीजन करूँ, यानी कि पेरेंट्स का या जो भी 6 कैरेक्टर हैं तो 4 का किया एक साथ। कुछ लोगों की स्टोरी सेकंड सीजन में लाएंगे और थर्ड सीजन में जनरली उनके बच्चों की स्टोरी आ जाती है, इस तरीके से होता है। और कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, हमें तुमसे हुआ है प्यार का, कि सीजन 1 करा तो उसके कैरेक्टर इतने ज्यादा हिट हो जाते हैं, उनके चरित्र से लोग इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो इसके लिए सेम नाम से दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं ताकि लोग मतलब वही फीलिंग फिर से महसूस कर सकें, कहना चाहिए। बिल्कुल। दर्शकों के कमेंट्स आ रहे होंगे, आप इस पढ़ पा रही होंगी स्क्रीन पर। मीनाक्षी भारद्वाज जी का आया था, इस समय मीनाक्षी तिवारी जी का आया है, और उन्होंने पूछा है कि आपके पतिदेव भी ऐसे हैं, अगर आप जवाब देना चाहे तो दे सकती हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे पतिदेव बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैं कैरेक्टर लिखती हूँ। हाँ, रियल लाइफ में और कैरेक्टर में अंतर तो होता है, बट वो भी ऐसे ही केयरिंग है और उनका पूरे टाइम सपोर्ट रहता है। इसी की मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि हर समय वो मेरा सपोर्ट करते हैं किसी भी काम में। बिल्कुल। ये आपने एहसास, प्यार तो हो जाने दो, सिर्फ मेरी दीवानगी, जो आपकी हिट उपन्यास है,
इनके विषय में कुछ बताइए, शॉर्ट में ही बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने जो लॉन्ग उपन्यास लिखा था वो प्यार को हो जाने दो ही था। उसके बाद मैंने जो उसका प्लॉट है, उस प्लॉट पे मैंने कई लोगों की स्टोरीज देखी। अब उसको बोलने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि लोग एक दो पॉइंट उठा के स्टोरी लिखते हैं। मैंने उसमें जो मेन लिया था कैरेक्टर अजय अवस्थी, वो मैंने उसमें लिया था कि वो एक थोड़ा केयरलेस और लेजी टाइप कैरेक्टर था। खाना पीना मस्ती करना, इस वजह से वेट गेन करता है और पढ़ाई लिखाई उसकी ठीक नहीं रहती। बट सडनली एक कुछ ऐसा होता है इंसिडेंट कि उसकी लाइफ में एकदम चेंज आता है और वो अपना बॉडी भी ठीक करता है, फिट भी होता है और आईएएस का एग्जाम क्लियर करता है, मतलब खुद को साबित करता है। ये मैं वैसे भी मेरी स्टोरीज में सोशल मैसेज होते हैं हर स्टोरी में। मैं कोशिश करती हूँ कि लव के साथ साथ थोड़ा सा सोशल इशू भी रहे साथ में। हाँ, ये तो मैंने आपकी हर स्टोरी में लगभग देखा हुआ है कि आपकी स्टोरी में सोशल मैसेज रहता है। और आपकी ज्यादातर कहानियां आर्मी बेस्ड होती है? नहीं, आर्मी बेस्ड मैंने पहली लिखी है। पहली नहीं, आपने तुझ पर कुर्बान। तुझ पर कुर्बान एक, हाँ, वो शॉर्ट स्टोरीज है, वेब सीरीज है वो। हाँ, वेब सीरीज है, वो भी लिखी है वो और बहुत अच्छी। पहली, उसको पहला बोल सकते हैं। वो एक्चुअली में आज की डेट में वही हिट चल रही है, क्योंकि प्रतिलिपि ने उसके राइट्स वगैरह लिए हैं और वो हर जगह मुझे दिख रही है। पहले तो वो ऐसी जस्ट मैंने लिख दी थी, शॉर्ट स्टोरीज थी 12-14 पार्ट्स की, ज्यादा नहीं है उसमें। बाकी मेन जो आर्मी बेस्ड स्टोरी है वो यही लिखी है। यही लिखी है। ये आपकी इतनी सारी कहानियां लिखी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी, आपको अपनी कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे सारी स्टोरीज अपनी पसंद है सबसे ज्यादा, मतलब कोई तुलना नहीं की जा सकती कौन सी अच्छी, क्योंकि कोई भी स्टोरी जो भी मैं लिखती हूँ ना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस पर। तो जब जिस चीज में आप मेहनत करो, क्रिएट करने में आप पूरे एफर्ट डालो, तो वो जाहिर सी बात है आपको तो पसंद आएगी ही। फिर भी सबसे अगर अच्छी बात करें तो जो एहसास सीरीज का सीजन 1 है वो मुझे पसंद है, और सेकंड नंबर पे अभी ये लगी तुमसे मन की लगन का हो गया है, क्योंकि इसमें भी मतलब मैंने सोचा नहीं था उतनी अच्छी बन गई है। बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, नायक और नायिका दोनों में? नायक और नायिका अब ये भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिनको वही वाली बात है ना कि सारे कैरेक्टर तो मेरे बच्चे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एक माँ को सभी प्यारे होते हैं। हाँ जी, जी, एक माँ को बिल्कुल। सभी प्यारे होते हैं। हाँ, फिर भी जो मैं कह रही हूँ, जैसे मेरे को एहसास सीरीज का पहला सीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो वैसे ही उसका जो मेल कैरेक्टर है अक्षत, आज भी मेरा फेवरेट वही है अपने कैरेक्टर्स में। दूसरे नंबर पर ऋतुराज। और फीमेल्स की बात अगर आती है तो फीमेल्स कैरेक्टर में हमें तुमसे हुआ है प्यार का सीजन 3 में मैंने एक इनाया वर्मा कैरेक्टर डेवलप किया था। वो मुझे पसंद है ज्यादा, क्योंकि वो एकदम छल कपट से दूर, जो इनोसेंट और बक बक टाइप का, मतलब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा था, जनरली मैं जैसे कैरेक्टर नहीं लिखती, उससे अलग लिखा था, और वो मेरे पाठकों को भी बहुत पसंद है। ओके, हालांकि मैंने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए अपनी कोई बात नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, जो कहानी और उपन्यास आपके होते हैं, मेन आपकी कल्पनाशीलता से होते हैं कि जो आजकल के वातावरण में, समाज में देख रहे हैं, उस पे होते हैं? देखिए, समाज में देखे बिना तो कोई भी नहीं लिख सकता। जैसे मैं बोलूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कभी पढ़ते नहीं है किसी की स्टोरीज या नहीं, तो मैं तो यही मानती हूँ कि मैं तो पहले सबसे आज भी हूँ। आप एक अच्छे राइटर तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे रीडर हो, क्योंकि आपको ग्रो करना होता है। आप जब तक समाज नहीं देखोगे, साहित्य नहीं देखोगे कि आजकल चल क्या रहा है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट, तो आप सृजन कैसे कर सकते हो बिल्कुल। जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो वैसे ही हर स्टोरी में कुछ ना कुछ समाज से भी आता है चीजें, और बाकी कल्पनाशीलता तो होती ही है, क्योंकि इस कहानी है वो, उसको काल्पनिक बोला ही गया है, बट हाँ, कुछ इफेक्ट उसमें रियलिटी का भी आता है। रियलिटी का आता है। और एक समाज के लिए कितना आवश्यक होता है आपका साहित्य? आपका मतलब साहित्य कितना आवश्यक है समाज के लिए? साहित्य के बिना, मतलब समाज के लिए साहित्य बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे एक समय काल होता है, आज हम लोग जो चीज लिख रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, आगे जाके ये साहित्य के रूप में हमारी नई जनरेशन को मिलेगा। तो इस समय काल को वो उस साहित्य के जरिए जानते हैं। जैसे हम लोग मुंशी प्रेमचंद पढ़ा, या हम लोगों ने पुराने समय का पढ़ा, तो उस काल जो आपने एक बार मुझसे पूछा था देश काल वातावरण वाली बात, ठीक है, तो उस समय का देश काल वातावरण क्या था, उस समय
कैसा कल्चर था, कैसा रहन सहन था, बातचीत का तरीका, वो सारा कुछ हमें साहित्य से ही मिल रहा है। कोई वीडियो तो उस टाइम के बने हुए रखे नहीं है कि हाँ, आप देखोगे बिल्कुल 100 बिल्कुल। साल पहले लोग ऐसे रहते थे। वो जो भी जरिया है वो पुस्तकें हैं। तो आज भी हम जो भी लिखेंगे आगे जाके हमारी नई जनरेशन उसको देखेगी, तो साहित्य का पूरा असर रहता है समाज आपने पर। जो जवाब दिया यही जवाब मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका यही जवाब होगा कि हमारे समाज के लिए हमारा साहित्य एक वीडियो कह सकते हैं, बिल्कुल है बनकर, बिल्कुल। क्योंकि बाकी वीडियो और ये सब चीजें तो एक बार नष्ट हो सकती है, लेकिन हमारा साहित्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, आपकी जो कहानी है, उपन्यास है, उसमें आप अपनी भाषा का और व्याकरण का कितना ध्यान रखती है? क्योंकि आजकल लोग क्या इंग्लिश भाषा का मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स, कभी उर्दू, कभी कुछ भी मिक्स कर रहे हैं। कितना ध्यान आ, रखती हैं आप भाषा वातावरण देखिए, का? उर्दू मुझे आती नहीं है, तो मैं हुँ। उर्दू कहाँ से लिखूंगी। और हुँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि जो कहते हैं ना, जन सामान्य की साधारण भाषा, हुँ, जो हुँ। बोलचाल की भाषा होती है, हुँ। बिल्कुल उसमें इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं, बट मैं हुँ। टोटली इंग्लिश नहीं लिखती हूँ और हुँ। एकदम क्लिष्ट हिंदी भी नहीं लिखती हूँ। हुँ। जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वही लिखती हूँ। बाकी व्याकरण का ध्यान रखती हूँ मैं। शुरुआत की हुँ। कुछ रचनाओं में नहीं है उतना अच्छा, क्योंकि हुँ। मुझे जब एडिटिंग नहीं आती थी और इतना कीबोर्ड चलाना नहीं आता था। हुँ। बट बाकी उसके बाद फिर मैंने व्याकरण भाषा पे ध्यान देना शुरू किया, लेकिन मैं एकदम शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी नहीं लिखती हूँ। मेरे बिल्कुल, में और शुद्ध वर्ड्स रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, मॉडर्न लैंग्वेज जो आजकल बातचीत की हुँ। भाषा है वही। हुँ। क्योंकि आपकी जो साहित्य व भाषा अगर सिंपल होगी, साधारण होगी, तो हाँ, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। ये भी बिल्कुल बात सही क्योंकि है। ऐसे कठिन शब्द लिखने के बाद पाठक समझ नहीं पाए, तो मतलब हुँ। अपनी-अपनी थिंकिंग है। बहुत से लोग लिखते हैं, पर मैं उतना नहीं करती हूँ। बिल्कुल। नॉर्मल और जैसे बात करती हूँ वही। बिल्कुल, जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं शैलजा जी से, तो आज आपके सामने है। ये तो थी आपकी साहित्य के बारे में। आपको अन्य कौन से राइटर या पोएट कौन से आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी कौन-सी रचना पसंद है? या कह सकते हैं साहित्य में आपकी प्रेरणा या गुरु कौन है? अ, ऐसा कोई एक का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं शुरू से ही मुझे किताबें पढ़ना, इस कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना हुँ। पसंद था। हुँ। हुँ। मैंने बहुत लोगों के उपन्यास पढ़े हैं हुँ। और कहानियाँ भी पढ़ी हैं। ये मुंशी प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, सारे हुँ। लोग मतलब जो भी उस टाइम के लेखक थे। हुँ। मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा मतलब रुचि है इनमें, हुँ। तो हुँ। हमारे यहाँ अच्छा खासा कलेक्शन है किताबों हुँ। का, हुँ। हुँ। जो लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा मतलब मुझे तो पसंद आनी चाहिए, कोई भी हुँ। हो। मैं लेखक के नाम से, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, मैं लेखक के नाम से कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। जैसे अब अगर मैं आजकल के समय की बात करूँ, तो मैंने चेतन भगत का भी नॉवल पढ़ा हुआ है। हुँ। हुँ। और 5 पॉइंट समवन करके जो नॉवल है वो मैंने हुँ। पढ़ा हुँ। है, और अभी उसको भी पढ़ा है। और हुँ। अगर प्रतिलिपि की बात करें, तो हुँ। प्रतिलिपि पर भी वही चीज़ है कि मैं किसी भी एक लेखक का नाम नहीं लूँगी। यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक हैं। हुँ। लेखन के मामले में मैं तो अभी सीख रही हूँ। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं कि उनको पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि मैं भी बहुत पीछे हूँ। फिर भी हुँ। मैं, जैसे अविदा शर्मा की मैंने एक स्टोरी पढ़ी, संजना हुँ। किरोड़ीवाल की पढ़ी, हुँ। अपर्णा की एक स्टोरी पढ़ी, हुँ। सबका मैं एक-एक पढ़ लेती हूँ। प्रिया चौधरी की हुँ। एक स्टोरी पढ़ रही हूँ अभी, हुँ। और शालिनी राठौर की भी एक स्टोरी पढ़ हुँ। रही हूँ। तो ये सभी मेरे फेवरेट हैं। बिल्कुल, सभी आपके और फेवरेट है। अर्चना वर्मा मेरी फ्रेंड है, मैं उनकी स्टोरी भी पढ़ती हूँ। बिल्कुल, मीनाक्षी जी ने भी यही प्रश्न पूछा है, प्रतिलिपि पर कौन है आपका पसंदीदा लेखक और कौन-सा विषय ज़्यादा आकर्षित करता है? हुँ। विषय तो मैं हमेशा जैसा मैं लिखती हूँ वैसा ही मैं पढ़ती हूँ। मुझे हुँ। लव स्टोरीज़ और जो सामाजिक मुद्दा लेके स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। और हुँ। हालाँकि मैं कभी-कभार अध्यात्म भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब फ़ोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेशन हुँ। होना चाहिए। हुँ। तो वो उसके मैं फिर उधर ध्यान, जब मैं फ्री हूँ तो अध्यात्म की भी पढ़ लेती हूँ। बाकी तो हल्का-फुल्का लव स्टोरीज़ पढ़ती हूँ। बिल्कुल, और दर्शक आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। सुनील गुप्ता जी ने लिखा है, आप अपने किरदार का चुनाव कहाँ से करती हैं और कैसे करती हैं? वो इतने रियलिस्ट कैसे होते हैं? हाँ। किरदार सारे मेरी कल्पना है। हुँ। जब भी मैं कोई भी स्टोरी शुरू करती हूँ, नॉवेल शुरू करती हूँ, तो हुँ। एक जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, प्लॉट बनाना हुँ। जिसको कहते हुँ। हैं। पहले मैं जानती नहीं थी कि इसको प्लॉट बनाना कहते हैं, सच बता रही हुँ। हूँ मैं, हुँ। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। मैं कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं हूँ, लेखक नहीं हुँ। हूँ।
मैंने तो एज ए हॉबी शुरू किया। तब भी जब मैं जानती नहीं थी कि ये प्लॉट होता है, तब भी मेरी आदत थी, मेरी प्यार को हो जाने दो इस नॉवेल आज की डेट में भी पूरा एक रजिस्टर में लिखा हुआ रखा है, पॉइंट टू पॉइंट पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा रखा है। तो मैं शुरू से ही पहले एक प्लॉट बनाती हूँ स्टोरी का, उसके बाद मैं मेन कैरेक्टर्स लेती हूँ, लीड कैरेक्टर। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब ख्याली दुनिया में मुझे मेरा विश्वास नहीं है कि बहुत कोई सुपर हीरो टाइप लड़का है और एक सुपर पावर वाली गर्ल है, ऐसा नहीं है। मेरे को रहता है कि जैसा आपने आसपास देखा है, हमारी लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं कि हाँ, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो भाई मेरा हीरो स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है। वो पैदाइशी हीरो नहीं है, वो अपने काम से धीरे धीरे करके हीरो बनता है या अपना नायक की भूमिका में आता है, तो वही रहता है। इसीलिए कैरेक्टर्स जो है वो रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि मैं मतलब हवा में कैरेक्टर्स नहीं क्रिएट करती, मैं जमीन से जुड़ी हुई बनाती हूँ। बिल्कुल। और ये एक मेरा प्रश्न भी था और एक दर्शक ने पहले ही पूछ लिया है, चंदर मित्तल जी हैं, नए लेखकों के लिए आप क्या परामर्श देंगी? और मेरा भी यही प्रश्न था कि नवोदित लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिससे वो अच्छा लिख सके? हाँ, नवोदित लेखकों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो भी लिखो अपना खुद का लिखो, ओरिजिनल लिखो। और लेखन इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि उठा के कुछ भी लिखने लग जाओ, क्योंकि उससे आप टाइम बिंग तो चल जाएगा, लेकिन आपकी जो स्टोरी है वो लंबे समय तक असरकारक नहीं रहेगी अगर आपने मेहनत नहीं की। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नए लेखक से भी मैं यही कहूंगी, मुझे इनबॉक्स में भी बहुत मैसेज आते हैं, लोग इतनी इतनी सी चीजें पूछते हैं कि आप क्या ये कैरेक्टर्स के जो मैंने मतलब कोई भी कैरेक्टर लिया है उसके जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, कि वो कैसे बातचीत कर रहा है या क्या उसका रहन सहन है, ये सब आप गूगल से करते हो, तो आप बताओ क्या ये चीज गूगल से पॉसिबल है? मैं गूगल में डालूंगी कि इनाया वर्मा के लिए आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दे दो, तो क्या वो लिख के दे देगी? गूगल दे देगा क्या इसका आंसर? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, और हर कैरेक्टर का एक अलग विशेषता होती है, वो लेके चलनी पड़ेगी, तभी कैरेक्टर यूनिक बनता है। बिल्कुल। और सुनील गुप्ता जी का जो प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा है सुनील गुप्ता जी ने, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि क्या आप पूरी स्टोरी पहले से माइंड में सोच लेती हैं या फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे स्टोरी आप आगे बढ़ाती है? अच्छा प्रश्न है ये इनका। कहना चाहिए कि पूरी स्टोरी नहीं, लेकिन प्लॉट मेरे माइंड में होता है, उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे मुझे पता है आप अभी लगी तुमसे मन की लगन पढ़ रहे हैं जो लोग मेरे रीडर्स, तो अभी एक एक इवेंट मैं सोच के नहीं रखती, क्योंकि इतना तो किसी के पास भी दिमाग नहीं है ना समय है कि वो 20-22 घंटे की स्टोरी को दिमाग में रख ले। बट उसका प्लॉट जो मैंने सोचा था कि हाँ, एक कम उम्र की लड़की और एक फौजी की स्टोरी मुझे लिखनी है, और उसको ऐसे करके जो भी मिशन पे जाना है और उसकी डेथ डिक्लेयर होनी है, और देन वो लड़की जो एक कम उम्र की, जिसको अल्हड़ लड़की बोलते थे, वो एक कहते हैं ना एक स्टार बन के उभरेगी, वो इतना मैंने सोच के रखा था, और एंड में क्या होना है इतना मैंने सोच के रखा था। बाकी डेली के इवेंट्स, क्योंकि उपन्यास हैं, लॉन्ग सीरीज हैं, उनमें डेली के इवेंट्स लिखे जाते हैं, वो सब चीजें सोच के लिखी जाती हैं। बिल्कुल। होता यही है कि एक प्लॉट आपने सोचा और इसमें बीच में जो भी बढ़ जाए स्टोरी। सपना भरद्वाज जी ने लिखा, रुद्र राहुल की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगी या रुद्र जैसे ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को लिखिएगा प्लीज? रुद्र जैसे। हाँ जी, ये प्यार को हो जाने दो सीरीज की सेकेंड सीजन है, सिर्फ तुम मेरी दीवानगी, उसकी फीमेल कैरेक्टर है रुद्रांशी, रुद्र। सब लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। वो तो दोबारा शायद ही आए, लेकिन उसके जैसी दूसरी फीमेल कैरेक्टर जरूर बनाऊंगी। मैंने इवन शुरू भी की थी, आर्या का कैरेक्टर उसी से इंस्पायर था, बट कुछ कारण के कारण वजह से मैंने अभी रोक दी है, जल्दी ही शुरू कर दूंगी उसको। बिल्कुल हो नहीं पा रहा था, एक साथ कई सारी सीरीज चल रही थी, तो मुझे रोकनी पड़ी। आजकल का जो साहित्य है, चाहे वो प्रतिलिपि पर हो चाहे कहीं भी हो, सिर्फ अश्लीलता, पूर्णता या जो रोमांस को कहे गंदी भाषा में, उस तरह से प्रदर्शित, और लोग ऐसे नॉवेल्स ढूंढते हैं, ऐसी स्टोरी ढूंढते हैं। ऐसे में आपका जो साहित्य है, साफ सुथरा साहित्य है, सामाजिक साहित्य है, या किसी अन्य लेखक का, तो क्या लोग ऐसे साहित्य को पढ़ते हैं या इनका क्या भविष्य होता है? मुझे तो लगता है पढ़ते हैं, और फिर हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। मैं ना तो वैसा पढ़ पाती हूँ, ना ही वैसा लिख पाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग अडल्ट कंटेंट ही पढ़ने वाले हैं।
प्रतिलिपि पे ज्यादातर पाठक ऐसे हैं जो कि साफ सुथरा और साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं। रोमांस रोमांस हर कोई लिखता है। लव और रोमांस के बिना कोई भी स्टोरी पूरी नहीं होती। सब लोग लिखते हैं, बट रोमांस की और लव की एक कहते हैं ना, एक लिमिट्स होती हैं, सीमाएं होती हैं। हर चीज, हर बात की एक मर्यादा होती है। बस हम लोग उस मर्यादा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी प्रतिलिपि पर या हर जगह पूरी दुनिया में हर तरीके का साहित्य अवेलेबल है और सब लोग अपने तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल। शुभ्रा जी का एक प्रश्न है, शैलजा जी, क्या धारावाहिक समाप्त करने के बाद भी पात्र आपके मन में बने रहते हैं या नए धारावाहिक शुरू होने के साथ पुराने पात्र मिट जाते हैं? नहीं, मेरे दिमाग में सारे पात्र रहते हैं। और पात्र तो छोड़ो, जो अगर कुछ मैंने स्पेशल इवेंट्स लिखे हैं, दर्शक भी उनसे बहुत ज्यादा, पाठक भी उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। वैसे ही मैं भी वो वाले इवेंट्स तक नहीं भूलती हूँ। डायलॉग्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तक मेरे दिमाग में रहते हैं। बिल्कुल। और कभी कभार मैं, जैसे आपने ये कविता सुनाई थी शुरुआत में, तो मैं ये थी कि मैंने कभी ये लिखी, क्योंकि ये 4-5 साल पुरानी है, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, आप इतनी अच्छी कविता लिखती हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि हम और कविता में लिखें? कविता के लिए ना एक्चुअली में क्या होता है कि नॉवेल्स में आपको, जो आप बोलते हो ना, भाषा, व्याकरण और ये सब चीजें, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चल जाती है। और कविता में आपको ना बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब वैसे तो आजकल जो काव्य है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं रह गया है। लोग अपने मन के भाव लिखते हैं सादा सरल शब्दों में। वैसे मैं भी लिख लेती हूँ और वैसे लिखती भी हूँ, लेकिन एक अच्छा काव्य जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपकी साहित्य पर, काव्य पर, और वो जो भी उनके ग्रामर वगैरह हैं, उन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी है। अभी मैं बात करने में इंग्लिश वर्ड्स मेरे बहुत यूज होते हैं। मेरे फादर इन लॉ अक्सर ये बात बोलते हैं कि तुम शुद्ध जब हिंदी में लिखती हो तो हिंदी बोलने की कोशिश किया करो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए काव्य पर मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। इतनी जितना पसंद आई वो ठीक है। अभी आपने बोला फादर इन लॉ आपकी बोलते हैं, क्या आपकी फैमिली में आपके मदर, फादर, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चे, क्या आपके कभी साहित्य को पढ़ते हैं, आपकी कहानियों को, और उस पर कमेंट्स करते हैं कि तुमने इतना अच्छा लिखा है? कमेंट्स तो क्या, लेकिन मेरे फादर तो नहीं है, कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो पढ़ते थे मेरी कविताएं। और मैं कहूंगी कि ये जो पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये कहाँ से आई क्वालिटी। उनकी कुछ डायरीज देखी मैंने पुरानी, मेरे पापा की, उनमें बहुत कविताएं लिखी हुई रखी हैं। मतलब मेरे पापा कविताएं लिखते थे। और मुझे बहुत बाद में पता चला ये बात, क्योंकि वो जॉब में रहते हैं, तो लोग, जॉब वाले लोग जनरली इन सब चीजों पे फोकस करते ही नहीं है। और जैसा पहले तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जहाँ पर लोग पब्लिश कर सकें, तो उनकी डायरियों में ही है सारी चीजें। बाकी इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ लगभग सारी स्टोरीज पढ़ती है और अप्रिशिएट भी करती है। हाँ, हस्बैंड मेरे कभी कभार कुछ पढ़ते हैं जो मैं उनको शेयर कर दूं। कविताएं ज्यादा पढ़ लेते हैं वो। नॉवेल्स वो बिजी हैं, तो नॉवेल्स तो नहीं पढ़ पाते इतना। बाकी अप्रिशिएट तो सब लोग करते हैं। फादर इन लॉ को मुझे पता नहीं है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। कैसा लगता है फैमिली वालों को कि मेरे फैमिली में एक राइटर है, इतनी अच्छी राइटर है? हाँ, सबको लगता है, और सबसे ज्यादा तो मतलब मेरे हस्बैंड को लगता है। और फिर इधर मेरी सिस्टर है, उनको बहुत ज्यादा प्राउड है इस बात का कि मेरी बहन लिखती हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ की तो बात ही अलग है। वो तो मतलब अभी जैसे इंटरव्यू होगा तो वो तुरंत इधर उधर शेयर करेंगी कि मेरी फैमिली में कोई तो है जो उस तक पहुंचा है। इसलिए बिल्कुल। आपसे एक सलाह देना चाहूंगी कि जो आपके फादर की कविताएं हैं, उनको प्रतिलिपि पर ही अपने ही अकाउंट से पब्लिश करिए, लिख के नीचे कि ये मेरे पिताजी की कविता है, और ताकि लोग भी उनको पढ़ सके। और जब लोग पढ़ेंगे तो आपके पिताजी को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी ने उनकी कविताओं को जनमानस तक पहुंचाया। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। जी बिल्कुल, मैंने सोचा था ये, और मैं लेकर भी आऊंगी उनका। एक्चुअली में वही जो बात होती है कि उनकी जो कविताएं हैं वो एकदम कठिन हिंदी, क्लिष्ट हिंदी वाली जो है ना, वैसी हैं। तो मुझे उन पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। करिए, बिल्कुल मेहनत करिए, और बिल्कुल मेहनत करिए। और अच्छी बात है, क्योंकि कविताओं का भी एक अपना बहुत बड़ा पाठक वर्ग होता है। अच्छा, फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है कहानी लिखने के लिए, मदद करने के लिए, कि कभी आप लिख रही हैं और आपका बच्चा आया कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, या मम्मा मुझे ये काम चाहिए, मेरा टेस्ट है, या आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं, और कैसे आप टाइम निकालती है लिखने के लिए? हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं, और बाकी ये है कि मेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी है, तो
उसके साथ दिक्कत नहीं होती। मेरा बेटा छोटा है, उसको देखना पड़ता है कई बार कि क्या है। अगर इन लॉज साथ में होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मम्मी जी देख लेती हैं, और वो लोग साथ में नहीं हो, ग्वालियर हो या कुछ हो, तो मैं ज्यादातर मॉर्निंग आवर्स में ही लिखती हूँ। मॉर्निंग आवर्स में, सुबह ओके। हाँ 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, उस टाइम पे ही मैं ज्यादातर लिखती हूँ। और उसके बाद अगर कोई पार्ट मेरा रह गया है, मुझे अपलोड करना है, तो सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं रात को 11 बजे भी लेके बैठ जाऊं, वैसे मैं जल्दी सोने का रहता है मेरा, बैठ जाऊं तो मतलब मेरे हस्बैंड या बच्चे कोई भी ऐसा वो नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती कि अभी इस टाइम पे क्यों बैठी हो, मैं बाहर हॉल में बैठ के लिख सकती हूँ। तो उनका तो सपोर्ट है, उन्हें पता है कि ये इनके लिए जरूरी है। जरूरी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नाम, मुझे कहना चाहिए लिखने से मेरा स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस मैं कम होता है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, इसलिए मैं करती और हूँ। बाकी लिखने के अलावा और कैसे, आपको क्या हॉबी है, क्या शौक है जो आप पसंद करती हो? अभी इसके अलावा तो बस घूमना है, हम लोग बहुत घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं। और अभी थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं तो कम हो गया है, क्योंकि उनके स्कूल चलते रहते हैं। और बाकी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका जो भी होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, आजकल ना आपकी खुद की हॉबी कुछ रह नहीं जाती है, क्योंकि हर दूसरे दिन आपके बच्चों के स्कूल से प्रोजेक्ट आ जाते हैं और वो मम्मी पापा को ही करने होते हैं। तो बिल्कुल सारी हॉबी वही, जो भी आपको आता है अब तक, वो सब वही लग जाना है। बिल्कुल। बाकी लिखना ही मेरी हॉबी है, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, डेली में कई स्टोरीज के पार्ट पढ़ती हूँ और लिखती हूँ, ये चलता। बिल्कुल। तो निवेदित लेखिकाओं के लिए आपने बता ही दिया है और इतने सारे दर्शकों के जवाब दिए। कैसा लगा आज हमारे इंटरव्यू में आके? हालांकि आप एक बार पहले भी एक चैनल पर आ चुकी हैं, और आज कैसा लगा और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? मुझे अच्छा लगा आकर और बातचीत कर आपसे। आपने काफ़ी चीज़ें पूछी, काफ़ी बातें पूछी, सवाल पूछे, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। और मैं सभी पाठकों से और यही कहना चाहूँगी, दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जिस किसी को भी पढ़ते हो, मैंने पहले भी यही बात बोली थी, उसको आप कमेंट करके आप बताओ, कमी भी है तो कमी भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगला आर्टिकल इसी के ऊपर है, मैं 1-2 दिन में पोस्ट करूंगी। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो बेशक आप कमी भी बता सकते हो कि यहाँ आप गलत हो। और नई लेखिकाएं हैं, उनसे भी यही कहूंगी कि अगर कोई भी पुराना है या 2 साल 3 साल पुराना आपसे सीनियर है, अगर वो आपको कुछ सलाह दे रहा है कि ये चीज ठीक नहीं लिख रहे हो आप, तो उसको मतलब गलत निगेटिव में नहीं लेना है। आप ये सोचो कि आपसे बड़े हैं इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं। मैं तो कई बार ऐसा होता है, जो एक कॉमन वर्ड होता है राइटर्स ब्लॉक, कई बार मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ प्लॉट, और वो बताते हैं, कमियां बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे ही मैं सभी लेखकों से, खासकर जो अभी नए नए आ रहे हैं, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि अगर उनको कुछ सलाह दे दो तो उनको बुरा लग जाता है। जैसे अब उन्होंने अश्लील कंटेंट ही ज्यादा लिख दिया और हमने बोल दिया कि इतना ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था, तो उनको लगेगा कि हमको सिखा रहे हैं, मतलब तो सबसे यही कहूंगी। और दूसरा, हर लेखक को कमेंट करके बताओ, आप उसको प्रोत्साहन दो। प्रोत्साहन का मतलब कोई पैसे से नहीं है यहाँ पर, आप अपने शब्दों से उनको अप्रिशिएट करोगे तो उन्हें अच्छा लगता है। किसी को भी अच्छा लगता है जब उसकी रचना की प्रशंसा होती है, या कमी है तो कमी भी बता सकते हैं, बट ऐसे साइलेंट रीडर बन के चुपचाप निकल जाना। बिल्कुल। और अधिकांशतः साइलेंट रीडर ही होते हैं। और दर्शकों, आप इनको पढ़ सकते हैं, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव जी को। प्रतिलिपि ऐप है जो, उस पे है, आप इनको सर्च करेंगे डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव जी के नाम से, तो आप पढ़ सकते हो। और वाकई इनकी कहानियां बहुत अच्छी होती है, मैं खुद इनको पढ़ती हूँ और रेगुलर पढ़ती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि इनकी कहानियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। और कमेंट्स एक और आ गया, बहुत खूब शैलजा, मेरी जुड़वा सखी बहुत प्यारा लिखती है, और सबसे अच्छी बात, एकदम स्पष्ट वक्ता हो। ये अपर्णा जी हैं ये मेरी जुड़वा सखी वही है जी। और एक चीज और भी है कि आपका नेचर भी, मतलब एज ए, मैं आपको छोटी बहन मानती हूँ, नेचर बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एक लेखक का नेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए और दिल से बहुत भावुक होना चाहिए। और शैलजा जी ऐसी ही है, और इनको किसी भी बात का घमंड नहीं है। और मैं कहती हूँ कि आप इनको पढ़िए, और बहुत इनकी जो लागी लगन कहानी चल रही बहुत ही अच्छी है। और बहुत आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कि अगली बार जब हमने पहले आपका इंटरव्यू लिया तब आप स्टार्टिंग में थी, अब के लिए आए तो एक बहुत अच्छी जाके जगह पे आप आई हैं। और जब अगली बार मैं कभी आपका इंटरव्यू लूँ तो आप बिल्कुल हाई इस पे बैठ जाइए। तो जी जी यही मेरी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू दीदी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामना, और दोबारा आपके लिए, भविष्य के लिए उज्जवल मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद आपका।
तो ये थी हमारे सामने हमारी एक उभरती हुई लेखिका, और बहुत अच्छी लेखिका हैं, और इनकी कहानी आप जरूर पढ़िए। इनको आप प्रतिलिपि ऐप पे पढ़ सकते हैं, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव के नाम से सर्च करिएगा तो आप बिल्कुल इनको पढ़ सकते हैं। कहानियां इनकी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम फिर अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे सारिका का शो में किसी एक नए कैरेक्टर के साथ, नए साहित्यकार के साथ और नए नए लोगों के साथ। तो हमें अब दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।